बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का एक नया लेक्चर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का स्पेसिफ़िक हीट एंड मॉडल्स। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात हम समझेंगे कि स्पेसिफ़िक हीट क्या होती है। वैसे आप सबको पता है स्पेसिफ़िक हीट हम जो डिफ़ाइन करते होते हैं वो ये है कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमारे किसी सॉलिड को सॉलिड नहीं मैं बोल रहा, जो हमारे किसी सब्सटेंस को जो टेम्परेचर है उसका राइज़ करने के लिए, यानी कोई हमारा एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसका मैंने 1 kg लिया, उस 1 kg सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रेज़ करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो हमारे पास हीट कहलाती है स्पेसिफ़िक हीट। अब इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास C = डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ठीक है जी। अब अगली बात, अगर आपको याद हो तो हमने थर्मोडायनामिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। वहाँ पे आपने एक फार्मूला लिखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कि डेल्टा Q = डेल्टा E प्लस W। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या तो गैसेस हैं या लिक्विड है। जब आप उसको टेम्परेचर राइज करते हो, हीट इंसर्ट करते हो, हीट एंटर करवाते हो किसी सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, सिस्टम का जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और एनर्जी जो है उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो पिस्टन है वो क्या करेंगे कि अगर पिस्टन है ऊपर तो वो उसको पुश करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यानी अगर ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है तो हम इसको अगर देते हैं, इसके अंदर हीट एंटर की, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट करते हुए इस पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके वो जाएंगे तो होगा क्या कि उनके अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम की जो हीट एनर्जी थी उसने वर्क डन करवाया। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, अब ये जो फार्मूला है ये होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के इक्वल। ठीक है। अब जब ये इसके इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है जी। अगर वॉल्यूम का चेंज ज़ीरो होगा तो डेल्टा Q जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डेल्टा E के। ये हमारे पास केस कौन सा है, जब आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखा है। इसी तरह अगर प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर में भी हमारे पास ये वाली वैल्यू रहेगी, लेकिन ये जो P है ये एक स्पेसिफिक अमाउंट रहेगी। अब ये जो फार्मूला है यहाँ पे अगर इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं तो ये बन जाएगा CV = डेल्टा E ओवर डेल्टा T ऑफ V। क्लियर जी कि यहाँ पे क्या हुआ है, हमने स्पेसिफिक हीट को इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लिख दिया, वॉल्यूम लिख दिया। और आपको पता है जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती है वो हमारे पास हमेशा स्पेसिफिक हीट वॉल्यूम के ऊपर से बड़ी होगी। क्लियर हो गया। अब आपके पास बात करते हैं सॉलिड के लिए, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो सॉलिड के लिए बात करते हैं। सॉलिड के लिए अगर आप बात करोगे तो आपके पास क्या होगा कि ये जो अमाउंट है, ये जो डेल्टा Q आपने लिखा है, ये आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन देगा। क्यों? अगर आप किसी बीकर के अंदर सॉलिड को रखते हो तो सॉलिड को रखने की वजह से क्या उस सॉलिड की शेप के अंदर हीट एंटर करवाने से बहुत जल्द, यानी अगर जिस पिस्टन के अंदर, बर्तन के अंदर रखा है, क्या उस सॉलिड उसके अंदर वर्क डन करवा सकता है? नहीं करवा सकता। अगर करवा भी सकता है तो वेरी स्मॉल अमाउंट है। क्यों स्मॉल है? क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है ऑलमोस्ट उसका। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अगर स्पेसिफिक हीट की हम बात करें तो ये जो फार्मूला है, ये जो मैंने लिखा है CV = डेल्टा E बाय डेल्टा T, ये हमारे पास फार्मूला किसका है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट कांस्टेंट प्रेशर।
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो डेल्टा ई है ये क्या है? ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में याद रखना है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एनर्जी हो रही है, जितनी भी हमारे पास मोशन हो रही है, वो कंसिस्ट कर रही है इन्हीं दो मोशंस के ऊपर। कैसे? इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और ये मेन हमारे पास एनर्जी के पार्ट्स हैं। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद चलते हैं हम आगे चलते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मटेरियल जो हैं, अब आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी कोटेड है वो लिख देता हूँ। यहाँ पे CV अगर अमाउंट देखो, कॉपर के लिए CV देखो तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 4 हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसी तरह फेरिक का देखो तो वो ये 3 पॉइंट समथिंग और ये 4 है। ये आयरन के लिए और ये कॉपर के लिए। मेन जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसकी स्पेसिफिक हीट आयरन की ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, उस तभी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में उसने कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए आयरन जो है वो कदरे ज़्यादा टाइम लेता है किसके गर्म होने में, और कॉपर की जो कंडक्टिविटी है उसकी जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा है, वो कम टाइम ले रही है, वाइब्रेट जल्दी करना स्टार्ट हो गई। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास कि जो अमाउंट है, अब ये जो हमारे पास हमने ये जो फार्मूला लिख लिया है किसी सॉलिड के अंदर, ये फार्मूला 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स। CV अगर बात करूं तो वो उसका पहला पार्ट जो है वो यूज़ होता है लेटेस्ट वाइब्रेशंस करवाने में, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो यूज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस के अंदर। ठीक है, यानी हमारे पास जो एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का नतीजा है। थर्मल एनर्जी, जब थर्मल एनर्जी की आप बात करोगे, थर्मल वाइब्रेशंस हम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बात करोगे स्पेसिफिक हीट की। वहाँ बात करोगे यहाँ पे हीट मैंने एंटर करवाई, तो उस हीट की वजह से हुआ क्या कि मेरा जो सॉलिड है वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट और डिक्साइट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने एनर्जी को वहाँ से रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ये सारी बातें थी बिल्कुल आपके बचपन लेवल की, आसान बातें की हैं। अब हम आ रहे हैं कि इसको समझने के लिए कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट के ऊपर आज तक कितनी बहसें हुई हैं, क्या क्या बहस हुई है, क्या क्या लोगों ने आर्गूमेंट्स दिए हैं, उन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला इसके ऊपर मॉडल जो है वो है क्लासिकल मॉडल। इस मॉडल का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास है ड्यूलिंग पैटिट मॉडल या क्यूरी। ठीक है, अब ये मॉडल करता क्या बच्चे? ये सबसे पहली अप्रोच है, ये मॉडल हमारे पास सबसे पहली अप्रोच है किस चीज़ के लिए कि इस मॉडल ने सबसे पहले डेरिवेशन की थी स्पेसिफिक हीट की, जो हमारे पास सॉलिड के अंदर है। यानी सबसे पहली जो कैलकुलेशन स्पेसिफिक हीट के लिए हुई है वो किसने की है? ड्यूलिंग पैटिट मॉडल के थ्रू हुई है। अब ये डेरिवेशन हुई है 1819 के अंदर। तो जो मैं बात करने जा रहा हूँ उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, वो समझेंगे नहीं तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि अब मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ जो क्लासिकली है, जो क्वांटम मॉडल नहीं है, यानी इसके अंदर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, किस में? सॉलिड में। और वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वो वाइब्रेशन हमारे पास इंडिविजुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में है। ठीक है जी, इंडिविजुअल हार्मोनिक वाइब्रेट लाइक इंडिविजुअल हार्मोनिक
ऑसिलेटर। ठीक होगा। अब जब वो इंडिविजुअल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि जब भी किसी सॉलिड के अंदर आप स्टडी करते हो, सॉलिड जो भी होता है वो इंटरेक्शन है, उसके अंदर एटम्स इंटरेक्ट करते हैं कॉन्टीन्यूसली। ये थ्योरी बाद में आई है, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ नॉन इंटरेक्टिंग की। ओके जी। इसके बाद अगली बात है कि हमारे पास जो दूसरी चीज़ है, सॉलिड चूँकि नॉन इंटरेक्टिंग है, सॉलिड हमारे पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव कर रहा है, ठीक है, और वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो हर एटम है, इंडिविजुअल एटम है, वो किसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर अटैच है। और किसके साथ अटैच है? हार्मोनिक फोर्स के साथ। यानी मतलब ये हुआ कि वो फोर्स क्या कर रही है, वो जितना आगे लेके जा रही है उसको मेन पोजीशन की तरफ वापस भी लेके आ रही है। ठीक है। अब आपके पास हमने क्या करना है, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करने लगे हैं। वो कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को समझने के लिए वो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो अब आपके पास हम सबसे पहले करेंगे कि हमारे पास जो एटम्स हैं उनकी एवरेज एनर्जी निकालेंगे। ठीक है। तो ये हार्मोनिक फोर्स के साथ वो एटम चूँकि अटैच हैं तो होगा क्या कि वो एटम्स इस तरह से आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक एटम हो, कितने? एक एटम। अगर एक एटम है और वो 3 डायरेक्शंस के अंदर अटैच कर रहा है, यानी अगर एक एटम है उसको हम 3 डायमेंशनल मोशन कह रहे हैं, तो क्या हम 3 एटम्स को 1 डायमेंशनल नहीं कह सकते? डेफिनेटली कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एक एटम इधर जा रहा है, दूसरा वाई की तरफ जा रहा है, तीसरा जी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अजम्पशन है हमारी कि हमने अब इसी तरह हमारे पास अगर n एटम्स हैं, अगर हमारे पास n एटम है 1 डायमेंशंस के अंदर, n एटम हमारे पास n एटम हमारे पास 3 डायमेंशंस के अंदर है। 1 के रिजेंबलेंस में ला रहा हूँ ना, देखो 1 है 3D में, तो इसका मतलब है कि n भी 3D में लेना है। n एटम जो है ये हमारे पास 3D में है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं 3 एटम्स की बात कर रहा हूँ 1D के अंदर, तो यहाँ पे मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1D के साथ। ठीक है जी। अब आपके पास जो हमारे पास ये अजम्पशंस है, ये एटम्स की बात कर रहा हूँ, ये 1 जो मैंने लिखा है ये एटम की बात हो रहा है, ये जो मैंने n लिखा है ये भी एटम की बात हो रहा है। अब आपके पास हम क्या करेंगे कि इनकी एवरेज एनर्जी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये मैं मिटा रहा हूँ, कैलकुलेशन लेंथी है इसलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अजम्पशन याद रखनी है आपने। देखो कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी हमारे पास क्लासिकली है, तो एनर्जी हम लिख सकते हैं एनर्जी टोटल इज़ 1/2, सॉरी इसको इस तरह नहीं लिखते, E टोटल इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें ये देखो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो सकती है? P²/2m। ये आप सब जानते हैं, बहुत आसान है। प्लस 1/2 mx²। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल ली है मैंने। ठीक है। और ये जो हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? K/m के। तो यहाँ से K की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वाली। ठीक हो गया। अब आपके पास एनर्जी चूँकि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इक्वली, अगर 1 को 3 में लिख रहे हैं और 3 को 1 में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो रही है? हमारे पास हो रही है इक्वली, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है। अब जब आपके पास इक्वल पार्टीशन थ्योरम यहाँ पे लगेगा तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि ये जो एनर्जी है, ये हमारे पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि वो कहती है कि टोटल एनर्जी हमारे पास जो एवरेज एनर्जी है वो, अब चूंकि एनर्जी, देखो एक और बात, क्लासिकली बात कर रहा हूँ ना, जब क्लासिकली बात करूँगा तो क्या करूँगा? मैं बात करूँगा क्लासिकली तो मैं यहाँ पे इंटेग्रल यूज़ करूँगा। इंटेग्रल क्यों? एनर्जी कॉन्टीन्यूस एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है।
तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा कहाँ से लेकर कहाँ तक, उसको छोड़ दें। वो आपके पास एनर्जी इज एक्सपोनेंशियल माइनस एनर्जी बाय के बी टी डी एप्सिलॉन, और इसी तरह से बटे में यहाँ पे एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, माइनस के बी टी डी। ठीक है, अब मैं चंद एक स्टेप्स करूँगा, सारे स्टेप्स नहीं मैं कर रहा चूँकि यहाँ पे एनर्जी है। तो अब आपके पास एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो ये हैं, ये हमारे पास वैल्यू है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, वैल्यू आएगी पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2m मेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2 मेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर m। ठीक हो गया। अब इसी तरह से बटे में लिख लो, तो बटे में लिखोगे तो क्या आएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, होपफुली समझ आ गई होगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं है। अब आप करें क्या, अब नेक्स्ट का स्टेप आप ये कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैंने गलती कर दी है, ये इसके साथ इंटेग्रल वो डिफ्रेंशिएट लगाना है जिसके लिहाज से वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब आप सिंपली करो क्या, देखो यहाँ पे जो इंटेग्रल हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है किसके लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, लेकिन जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, मोमेंटम है और पोजीशन। तो हम पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। हम डबल इसका डुअल मोमेंटम ले रहे हैं, ठीक है, और साथ ही हम एक तो चेंजेस आगे चल के करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डबल मोमेंटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक इंटेग्रल मोमेंटम के लिए, एक पोजीशन के लिए। तो लहदा से लिख लें पी स्क्वायर बाय 2m, बल्कि इकट्ठा लिखें, एक स्टेप आगे आता है वो आपको समझाना है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या आया, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स। और इसी तरह से यहाँ पे बटे में भी आप लिखोगे क्या, बटे में आप डबल डेरिवेटिव ले लो, सॉरी मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, इंटेग्रल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपके पास ये होगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी पी डी एक्स। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, देखो ये जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी, और इसको मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है, देखो वो a है, आगे वाली टर्म b है, और ये हमारे पास सारी c है। बटे में क्या आ रहा है, बटे में हमारे पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल है, तो d कह लो, तो ये बन रहा है ac बाई डी प्लस bc बाई डी। अगर इस लिहाज से यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम, और आप अलहदा कर लें, मोमेंटम के लिए p है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक हो गया, और इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद, हाँ जी एक मिनट जी, ठीक हो गया। और ये बन गया इस तरह। इसके साथ देखो बटे में हमारे पास हमने कोई गलती की है यहाँ पे, कि हमारे पास चूँकि KBT भी था, वो हमने KBT कहीं पर भी नहीं लगाया, ये सारी जगहों पे KBT आता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है ना, ये सारी जगहों पे KBT भी आता है, क्योंकि वो बटे के अंदर है। यहाँ पे सॉरी छोड़ के, बाहर छोड़ के, बाकी ये जहाँ एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स हैं यहाँ पे KBT भी आएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास ये मैंने लिख लिया 2m KBT। ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास dp आ गया। उसके बाद अगली बात हमारे पास क्या आ गई, x जो है वो हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 KBT m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये होगी a प्लस p।
अब आते हैं बात हमारे पास यहाँ पे dx आ जाएगा ना। अब आपके पास बात आती है आगे एक्सपोनेंशियल नेक्स्ट की। जब वो मल्टीप्लाई करेगी तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m/kbt। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे बटे में मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको परेशानी ना रहे। पर यहाँ पे बटे में आ जाएगी p, हमारे पास p वाली वैल्यू वो बन जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस, ये बाहर लिख दिया मैंने, माइनस p बाय 2m। ठीक है जी, और kbt भी आएगा, ये हमारे पास आ गया dp, और आगे क्या है x की वैल्यू आई एक्सपोनेंशियल। ये एक स्टेप समझने वाला है। इसके बाद हमारे पास जो आगे है डेरिवेशन वो सारी इतनी लंबी है, मैं नहीं करवा रहा, मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कुछ। टू kbt। अब आपके पास ये इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल। इसके बटे में लिख देता हूँ कि हमारे पास p हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m/kbt। ठीक हो गया जी। इस तरह से यहाँ पे dp आएगा, यहाँ पे भी dp आएगा। तो जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बनेगी, वो टर्म बनेगी 1/2, वो टर्म बनेगी m⍵² x² बाय 2kbt। ठीक हो गया, और एक्सपोनेंशियल माइनस m⍵² x² बाय 2kbt। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो इसके जो इन दोनों के बटे में जो इसके बटे में जो चीज़ आ रही है, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमने गलती की है कि ये हमारे पास 2kbt नहीं आता, ये हमारे पास 2kbt नहीं आता। ओके, अब आपके पास यहाँ पे बटे में क्या आएगा, बटे में हमारे पास क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे x के लिहाज से हो रही है, ये वाली x के लिहाज से हो रही है, यहाँ पे भी x होगा। अब आपके पास ये x होगा तो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये और ये एक्सपोनेंशियल। आपको अगर आप चाहते हो कि ये स्टेप आपको समझ आए तो इसका एक बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ना ये जो स्टेप है इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर करके लिख लेना है। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म अलग-अलग कर लेंगे। अब यहाँ से मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, वरना मैंने ये सारी की हुई है इसी जगह पर। अब आपके पास जो कटती हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ से ये कटेगी और ये कट जाएगी। इसी तरह से यहाँ से ये कटती है, ये कट जाएगी। पीछे टर्म जो रह जाएंगी उनको ज़रा लिख लें आप। उनको लिखने के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे ऊपर वाला स्टेप जो है वो मिटा रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए और मैं उस स्टेप को लिख दूँ। ठीक हो गया। अब आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो क्या है, वो टर्म्स हैं मेरे पास p स्क्वायर बाय 2m एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m/kbt। ठीक है, और dp डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m/kbt। ठीक है जी। अब आपके पास प्लस आ गया, प्लस में कौन सी टर्म बची, प्लस में टर्म बची m⍵² x²। ठीक है जी, बाय 2 एक्सपोनेंशियल माइनस m⍵² x² बाय 2kbt। बटे में क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी एक्सपोनेंशियल माइनस m⍵² x² बाय 2kbt। और यहाँ पे आपने इंटीग्रल डिफरेंशिएशन भी लगानी है। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। ठीक हो गया। अब बात समझने वाली ये है कि आपके पास ये जो हमारे पास टर्म्स बची हैं, आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आप काट तो नहीं सकते नहीं हो। काट क्यों नहीं सकते कि दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ कंटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप एक फार्मूला यूज़ करोगे। फार्मूला हमारे पास है x² e माइनस ax² dx इज़ इक्वल टू 1/4 π/a³। और इसी तरह दूसरा फार्मूला आप यूज़ करोगे माइनस ax² dx इज इक्वल टू 1/2 √π/a। अब आपने करना क्या है, मैं आपको स्टेप बताने लगा हूँ। आपने करना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे p है, ठीक है, p को बाहर ले लोगे। अगर p को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या बचेगी, कैलकुलेसिस में आपके काम आएगी।
p हमारे पास चूँकि इंटेग्रल है, ठीक हो गया। अब आपके पास p स्क्वायर बाय 2m, ये इसका क्या है, p स्क्वायर बाय 2m। अब इसमें से अगर आप देखो तो ये x स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/2m इंटू पी स्क्वायर। और इसी तरह से आगे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को लिखोगे कैसे, -1/2m के बी टी पी स्क्वायर और डी पी, ठीक है। बटे में ऐसे ही आपने चेंज करना है। बटे में क्या चेंज करोगे, बटे में आप चेंज करोगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -1/2m के बी टी पी का स्क्वायर और डी पी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास जो x है तो इसका मतलब x के अलावा जो दूसरी टर्म है वो सारी क्या होगी, वो a होगी, वो सारी टर्म a होगी, कांस्टेंट होगी ना। इसको बटे को ऐसे लिख लो और आपके पास दूसरी टर्म क्या है, x स्क्वायर, यानी ये वाली टर्म बन गई। आगे बटे जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के अंदर लिखी है वो कैसे करेंगे, वो आप इसी तरह से -x स्क्वायर को एक साइड पे करके बाकी सारी टर्म को इकट्ठा लिख लो, ओमेगा स्क्वायर 2k बी टी और यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। जब आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x, और हमारे पास क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल -m ओमेगा स्क्वायर 2k बी टी x स्क्वायर dx। यहाँ तक बात आपको आगे होपफुली समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ तो फार्मूला आप लगा लोगे या मैं लगा दूँ, मेरा ख्याल है कि आप लगा लोगे फार्मूला, लेकिन फिर भी एक ट्राई मैं भी कर लेता हूँ, क्या पता मुझे भी आता हो। अब आपके पास 1/4 जो है वो बाहर आ गया, ऐसे ही है ना। अब जो दूसरी तरफ है वो क्या है, 1/2m, ठीक हो गया। जो आपके पास अंडर रूट है पाई, जो a है, a हमारे पास कौन सा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p के साथ, जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस x के साथ, तो वो क्या है, वो हमारे पास टर्म है, उसको माइनस को छोड़ दो, वो फार्मूले के अंदर है, वो आ जाएगी 1/2m के बी टी का क्यूब, ठीक हो गया। बटे में इसी तरह इसको सॉल्व करो, बटे में क्या आएगा, 1/2, ठीक है, 1/2 अंडर रूट 1/2 के साथ तो कोई नहीं ना आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई a 1/2m के बी टी, ठीक हो गया जी। प्लस, जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये इस टर्म को देखो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही देख लो, 1/4m मेगा बाय 2, ये आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, समझ गए हो ना। अब आपके पास ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4 के साथ। अब आपके पास अंडर रूट में क्या आएगा, पाई, बटे में क्या आएगा, बटे में हमारे पास आएगी टर्म जो है ये सारी m ओमेगा स्क्वायर 2k बी टी, ठीक हो गया। अब आपके पास यहाँ पे बटे में क्या आएगा, 1/2, सॉरी गलती से कट गया, देख लीजिएगा, ये कटना नहीं है आपने, ठीक है, पाई बाई m ओमेगा नॉट, सॉरी हाँ, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2k टी, ये हमारे पास क्यूब है। अब सिंपल मैथमेटिक्स जब आप सॉल्व करोगे, सिंपल मैथमेटिक्स तो आती होगी ना, वो कर लेना, वो करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, इधर से भी 1/2 के बी टी और यहाँ से भी 1/2 के बी टी, तो टोटल क्या एनर्जी आएगी, के बी टी। अब आपके पास ये सारी बातें होगी, कितनी एनर्जी आई है टोटल, के बी टी, यानी हमारे पास थर्मल एनर्जी के इक्विवेलेंट की एनर्जी आई है। अब आपके पास अगली चीज़ क्या है, जो मज़ेदार चीज़ है, वो इसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, मैं इसलिए ये सारा आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो के बी टी है तो कितने मालिक्यूल्स हैं, 3n, कितने एटम्स हैं, 3n एटम्स का मतलब क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी हमारे पास जो इसके साथ एनर्जी, एवरेज एनर्जी है, इसको टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, जब इसको टोटल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, इसके साथ
एवोगैड्रोस नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे कितने, जो 3 डायमेंशंस के अंदर हैं, जो हमारे पास पूरे हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंटेन कर रहे हैं, वो कितने हैं 3NAKBT। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर है, कांस्टेंट है। तो रिलाई किस पे कर रही है, टी के ऊपर। तो ये बन जाएगा NA और KBT जो होता है, NA और KB जो होता है वो होता है जनरल गैस कांस्टेंट के इक्वल। तो ये हमारे पास टर्म किसके इक्वल आएगी, ये आएगी 3RT। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अगर यहाँ पे देखो तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बनेगा टेम्परेचर के साथ, यानी एनर्जी जो है वो बिल्कुल इस तरह से स्मूथली बढ़ रही है। ठीक हो गया एनर्जी का अगर बात करूँ तो। लेकिन मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक हीट निकालना चाह रहा हूँ। वो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा DE/D T के साथ, और यहाँ पे आएगा V। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 3R। ये वो मॉडल है, ये वो कैलकुलेशन है जो ड्यूलिंग ने प्रेजेंट की मुझे। अब मुझे इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लग रही, मैं वो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। देखो ये हमारे पास आप बात करो तो इसका मतलब है कि 3R टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये इस तरह से कांस्टेंट है हमेशा, 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन उसने जो रिजल्ट्स प्रिडिक्ट किए वो उसने कहा कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल ऐसे बनेंगे, यहाँ से स्टार्ट से करके ये हमारे पास कर्व बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कर्व जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर, मैं लिख नहीं रहा रिजल्ट्स को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हाई टेम्परेचर के ऊपर तकरीबन CV की वैल्यू के पास हैं, 3R के पास। लेकिन जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर, ये सारी रूम टेम्परेचर की बात की है, लेकिन जैसे ही मैं रूम टेम्परेचर गिराता हूँ, मैं टेम्परेचर को रिलीज़ करता हूँ 0 की तरफ, तो जो CV है वो सारी की सारी अंदर CV के वैनिश होने का कोई रोल हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है। दूसरी उसने बात ये की कि आप जब CV जो है वो एक्चुअली मैटर इस तरह से एक्ट करती है, अल्फ़ा प्लस गैमा T, यानी ये जो टर्म है ये इंसुलेटर्स के लिए है। अगर इंसुलेटर वैनिश कर रहे हैं तो वो इस तरह वैनिश करने चाहिए, मेटल कर रहे हैं तो इस तरह करने चाहिए। यानी अब आपके पास यहाँ पे देखो ना तो ये T3 है, T³ के लिहाज से गिर रही है, ना ये T के लिहाज से गिर रही है, ये एक ड्रॉबैक है। उसके बाद क्या है कि आपके पास मेल्टिंग पॉइंट लोअर ऑर्डर के अंदर जब आप आते हो, आप लोअर एटॉमिक नंबर्स के ऊपर आते हो, तो आपके पास यहाँ पे जाके ये वैल्यूज़ इससे कम आती हैं। इसका मतलब ये नेगेटिव की तरफ आ सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास का मतलब है कि जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है वो हमें नहीं पता चली। हमें नहीं पता कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं लो टेम्परेचर के ऊपर ऐसा क्यों हुआ है, यानी टेम्परेचर वैनिश क्यों हुआ है, CV वैनिश क्यों हुई है, ठीक है, क्योंकि हीट तो एंटर है। लेकिन हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या थी, हमारे पास का मतलब रिजल्ट जो थे वो ड्रॉबैक कहाँ पे था, लोअर टेम्परेचर के ऊपर। हम उसको जज करेंगे अभी, ओके जी। तो ये हमारा पहला पार्ट था इस लेक्चर का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर भी वेरी सून करने जा रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, कुछ नई भी आई होंगी। जो नहीं आई हैं उसके लिए आप जो है वो पूछ सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।